तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, हम लोग आज फिर से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसके लिए आपके लिए क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इसमें जो है बहुत सारे फैक्ट्स है वीडियो के लास्ट में, तो इसलिए वीडियो के अंतिम तक बने रहें। इससे आपका जो जीके जीएस का एक बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप, मतलब क्या होता है। कर्क रेखा जो आप जानते हैं भारत के बीचों बीच गुजरती है, जो भारत के को 2 भागों में बांटती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, दक्षिण देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। किसके कारण? कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर जो गुजरती है, इसी के कारण। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। और इस क्वेश्चन का आपका पीडीएफ जो है टेलीग्राम के लिंक पे चैनल पे मिल जाएगा, और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहला है शिवालिक का विस्तार है। शिवालिक का विस्तार जो है आपका कहाँ पर है? पोतवार बेसिन और तिस्ता के मध्य। शिवालिक क्या है जानते हैं? हिमालय पर्वत का एक भाग है। तो शिवालिक पर्वत जो है कहाँ से कहाँ पर है? पोतवार बेसिन से लेकर तिस्ता के मध्य तक है। उसके बाद है कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, यानी कोर मुद्रास्फीति को कैसे प्रभावित किया जाता है, कैसे परिभाषित किया जाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो 3 का आंसर है आपका ऑप्शन डी, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति। खाद्य तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से किसको परिभाषित किया जाता है? कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंद महासागर तथा लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जोड़ने वाली जल संधि का नाम है बाब अल मंदेब। आगे है रंग राजन समिति का संबंध किससे है? तो रंग राजन समिति का संबंध जो है किससे है? भुगतान एवं संतुलन से, भुगतान संतुलन से। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी भी व्यक्ति का वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन जो है उसका प्रतिव्यक्ति आय से क्या जाता है, उसके आय कितना है उसका। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है 7 नंबर का, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है, यानी पूंजी निर्माण जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो 7 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, पूंजी निर्माण जो है कुल बचत पर निर्भर करता है। आगे है भारत स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है, आप जानते होंगे। ये ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 9 नंबर का, भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू हुआ था? तो मूल्य संवर्धित कर जो है आपका कब लागू हुआ था? 2005 में। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ग्रीन मफलर का संबंध जो किससे आपका ध्वनि प्रदूषण से है। याद रखिएगा, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है सब। आगे है महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में कौन है? महासागर में जो ज्वार भाटा उठता है तो एक दिन यानी 24 घंटा में 2 बार वृहद ज्वार भाटा आता है, 2 बार। तो कैसे आता है ये आपको पता करना है। तो सूर्य तथा चंद्रमा और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ही क्या होता है, समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। याद रखिएगा। आगे है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए, यानी बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? एशियाई बब्बर शेरों के लिए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर आपका गुजरात में है। याद रखिएगा। 12 नंबर का आंसर ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। आगे है भारत में नई वन नीति कब लागू हुई? यानी भारत में जो नया वन नीति लागू हुआ था कब लागू हुआ था? 1988 यानी 1988 में। आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स जानते हैं झील का समूह है, के अंतर्गत कौन सी झील या झीलों का सम्मिलित नहीं है? देखिए सुपीरियर, मिशिगन, इरी ये सब है। ग्रेट ब्रेयर जो है ये पर ग्रेट लेक्स के झील के अंतर्गत नहीं आते। तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? यानी अगर किसी भी राज्य में हमको क्या लगाना है, आपका राष्ट्रपति शासन लागू करना है, तो कौन सा अगर बहुमत, यानी कि साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी बहुमत या पूर्ण बहुमत, इनमें से क्या मिलेगा जो हम उसको लगा सकते हैं राष्ट्रपति शासन? तो साधारण बहुमत द्वारा ही राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है। तो 15 का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध, यानी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में 2 फैक्ट है, उसमें कथन है, दोनों में बताना कौन सही है कौन गलत है। ऑप्शन है आपके सामने,
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। इसका आंसर क्या है? सही है, यानी ऑप्शन 1 क्या है आपका? सही है। दूसरा है लेमेस्टर इस न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश था। ये क्या है आपका? गलत है, लेमेस्टर इस न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नहीं था, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाए आपका? केवल एक, ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक ही सही है। आगे देखते दोस्तों, आगे है 17 नंबर का। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? तो इसका आंसर है आपका 41वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन सत्य है शून्यकाल के संदर्भ में? तो 18 का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन, देखिए पहले है ये भारत की देन है, ये भी बिल्कुल सही है, भारत से ही शुरू हुआ है। ये 1962 ईस्वी से जारी है, सही है। यह है अनौपचारिक साधन है जिससे संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, ये भी क्या आपका? सही है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाए आपका? ऑप्शन डी, इनमें से सभी सत्य हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को जो है आपका कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जब तक लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक लोकसभा चुनाव के अध्यक्ष यानी लोकसभा के अध्यक्ष का जो कार्य कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे लोकसभा के लिए जो है स्पीकर के यानी अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो फिर ये प्रोटेम स्पीकर हट जाता है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें आपको बताना है जो कथन सत्य नहीं है। पहला है राष्ट्रपति का मासिक आय वेतन 5 लाख रुपए है, ये कथन क्या है? गलत है, मतलब सत्य नहीं है। तो हमको देखिए ये क्वेश्चन को समझना होगा, इसमें उन कथनों को चुनना हमको जो कि सत्य नहीं है। तो मतलब क्या ये भी सत्य नहीं है? 5 लाख तो नहीं है, तो ये गलत है, ये भी नहीं है। आगे है राष्ट्रपति का वेतन आयकर से क्या है? मुक्त है, ये भी क्या है? गलत है। आगे है राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी क्या है आपका? गलत है। आगे है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति का दंड क्षमा कर सकता है। देखिए इसमें से ये कथन क्या आपका हो गया? सही हो गया, यानी ये कथन आपका क्या है? सही है। तो हमको पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, ये क्या आपका कथन सही, यानी कि जो सही नहीं है वही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया किसी भी व्यक्ति को दंड का क्षमा कर सकता है। आगे देखते दोस्तों, आगे है भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। ये किससे संबंधित है? कौन से संविधान के यानी अधिनियम के द्वारा उल्लेखित है? इसका याद रखिएगा आप, भारत संविधान अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो इसी के द्वारा लिया गया। भारत संविधान शासन अधिनियम 1935 से ही लागू है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 22 नंबर का। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो जूनागढ़ रियासत को जो है जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे है भारत की 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? देखिए भारत में जो भाषा का उल्लेख जो संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। अभी 8वीं अनुसूची में कुल कितना? 22 भाषा है। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा आपका उग्र करता था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 25 नंबर का, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थंकर कौन थे? यानी द्वितीय क्रम के पहला तो कौन था? ऋषभ देव था। दूसरा कौन था आपका? अजीतनाथ थे, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्या था? अजीतनाथ, और तीसरा क्या होगा? संभवनाथ। आगे देखते आगे है दोस्तों अरिष्ट मुनि जो है, अरिष्ट मुनि ये आपका क्या है? 22वां तीर्थंकर है, इसको याद रखिएगा। पहला ऋषभ देव, दूसरा क्या था? अजीतनाथ। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? वैष्णव धर्म का जो है प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलता है। आगे है अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो आत्म नियंत्रण की शिक्षा जो है 6ठा अभिलेख में शिलालेख में दिया गया है, ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है मानव जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए वनारोपण जो है ये महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। आगे देखते हैं, आगे है विजयनगर आने वाले प्रमुख यात्री अब्दुल रज्जाक जो आया था किस देश का निवासी था? तो वो कहाँ का था? फारस का था, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। हरम दल से जो अकबर ने खुद को मुक्त कर लिया था कब? 1562 ईस्वी में, जब उसका जोधाबाई से शादी हो गया था। आगे देखते आगे है प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो आपका अलासपा के संधि द्वारा समाप्त हुआ, यानी ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा। आगे देखते दोस्तों, आगे है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय लड़ा गया था? आंग्ल वर्मा युद्ध यानी
म्यांमार जिसका भी नाम है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय लड़ा गया था? ऑप्शन ए इसका नहीं, लॉर्ड अमहर्स्ट। आगे है अमरहर्स्ट होगा इसका। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? 1857 का जो क्रांति हुए थे तो बहुत सारे इतिहासकार अपने हिसाब से बहुत बात बोले, तो इनमें से जो क्या आपका कौन ये बोला था कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था? तो ये बोला था कौन? टी.आर. होम्स बोला था। और सावरकर जी बोले थे क्या कि वी.डी. सावरकर जो वो बोला था ये क्या है? राष्ट्र यानी कि स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया पहला राष्ट्रीय आंदोलन था ये कौन बोले थे? वी.डी. सावरकर। और टी.आर. होम्स ने क्या कहा था? यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को जो है सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से बताना आपका कौन सा कथन आपका सही है। पहला है भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग, ये भी सही है। भारत के सत्ता हस्तांतरित करने के विचार हेतु कैबिनेट आयोग, ये भी सही है। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग, ये भी क्या है? सही है। तो 35 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी। इनमें से सभी कथन क्या है? सही है। याद रखिएगा। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दिया है एक तरफ दिया है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, 1 का ए सही है। पराली पादपों का अध्ययन भी क्या होता है? एग्रोनॉमी, इसको याद रखिएगा। पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोलियोबॉटनी यानी सी का 3। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी यानी कि A1 B2 C3 D4 यानी कि सबका सामने क्या है? सही सुमेलित है। तो 36 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए। देखिए है ना, 1 का ए, B का 2, C का 3, D का 4। याद रखिएगा कि पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, पराली पादपों का अध्ययन एग्रोनॉमी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोलियोबॉटनी, और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आर एच विक्टर द्वारा जीवों के कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो 37 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, 5 वर्गों में। बर्फ पर उगने वाला शैवाल को क्या कहा जाता है? जो बर्फ पे उगने वाला शैवाल है उसको क्रिप्टोफाइटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइटस। आगे है सरसों के बीज के अपसर्मिक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सरसों के बीज में तो 39 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, अर्जीमोन के बीज को लाया जाता है। इसको याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? तो विटामिन B2 के कमी से किलोसिस रोग होता है। सिनकोना पादप के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है? यानी सिनकोना पेड़ होता है उससे कुनेन का जो प्राप्त होता है तो कौन से भाग से प्राप्त होता है? तो छाल से। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। और सिनकोना यानी कुनेन का हम लोग किस में लगाते हैं? मलेरिया बुखार में लगाते हैं। आगे देखते आगे है निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होती है? क्लिस्टोकैनिन, सिक्रेटिन और मोटेलिन, ये क्या होगा? तीनों वहीं से क्या छोटी आंत से स्रावित होती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। कांच के लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इसको याद रखिएगा। कांच का लाल रंग जो है क्यूप्रस लवण के कारण लाल होता है। यानी 43 का आंसर क्या आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 44 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ तत्व दिया है, दूसरी तरफ इसका प्रयोग। यूरेनियम का समस्थानिक का प्रयोग किसमें किया जाता है? यूरेनियम का समस्थानिक का प्रयोग जो है यूरेनियम का याद रखिएगा आप नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है बिजली घर में। याद रखना गया। आगे है कोबाल्ट का यूज जो हम लोग किस में करते हैं? कैंसर का उपचार में करते हैं। आयोडीन का गलकंड जानवे करते हैं। आयोडीन का भी कमी से क्या होता है? आपको घेंघा रोग होता है। आगे है रेडियम का काम जो है क्या होता है? द्वितीय कैंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाए आपका 44 नंबर का ऑप्शन बी। देखिए ऐसे सेम मैच है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 45 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में किस समूह को उत्कृष्ट गैसों के समूह कहते हैं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, समूह 18 को। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो सिल्वेनाइट जो है आपका किसका अयस्क है? गोल्ड का अयस्क है। आगे देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब इनमें से कोई ऐसा कथन होगा जो कि सत्य नहीं, सत्य होगा तो वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सत्य नहीं है बोल रहा है क्या? सत्य नहीं है तो सत्य नहीं है। देखिए इसका मान इतना होता है, इसका मान 6.6 इतना, ये क्या है? गलत है। तो ये आंसर सही है, यानी इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है। फिर ये क्या है? ये एक सदिश राशि है, ये क्या सही है? और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण जो आपका क्या है?
भूकंप का एस तरंग, जानते हैं भूकंप में कि 3 तरह का तरंग निकलता है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो एस तरंग जो होता है वो क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो 49 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, गामा किरण का। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है लास्ट क्वेश्चन इसका, उसके फिर हम लोग कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर निम्न से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होगा? तो बैगनी रंग का विचलन क्या होगा आपका, सर्वाधिक होगा। तो दोस्तों हम लोग जो है 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया और कुछ फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। पहला है, बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। और अंतिम कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको याद रखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल क्लाइव और उसका अंतिम कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पहली बार गवर्नर जनरल, और लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल था। और भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद वायसराय का पद आता है, पहला वायसराय कौन था? कैनिंग था, और अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आगे है, भारत में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी में, जिससे बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी दे गया था। उसके बाद है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल तथा बिहार के लिए उप दीवान क्रम से नियुक्त किए थे। किसको किसको किया था? मोहम्मद रजा खां तथा राजा सिताब राय को। बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में किसको? सिताब राय को किया था, याद रखिएगा। भारत में से द्वैत शासन व्यवस्था की समाप्ति की थी वॉरेन हेस्टिंग्स। लाया कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, और हटाया कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा। उसके बाद है, इसने ही सुरक्षा प्रकोष्ठी की नीति का प्रतिपादन किया, कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले वार्षिक पेंशन को भी बंद कर दिया था। इसी के समय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ। इसी के समय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई, और इसी के समय 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों कुछ फैक्ट्स और है जिसको देख लेते हैं, लास्ट है। इसके बाद है क्या, इसने कलकत्ता में प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में स्थापित किया। सारा काम वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा हुआ है। इसी के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय ये 1782 ईस्वी में स्थापित किया था। आगे है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, याद रखिएगा। 1793 में इसी ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। कॉर्नवालिस ही अस्थायी बंदोबस्त लाया था। भू राजस्व वसूलने हेतु रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लाया था? कर्नल रीड द्वारा लाया गया था। और भू राजस्व महलवाड़ी कौन लाया था? हॉल्ट मैकेंजी। यानी अस्थायी बंदोबस्त लाया कॉर्नवालिस, और उसके बाद रैयतवाड़ी कौन था? कर्नल रीड, और महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी, याद रखिएगा। आगे है, यहाँ से क्या हो गया, मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया। यानी टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया और कुछ फैक्ट्स को भी देख लेते। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।